हेलो गाइस, वेलकम टू मैथ्स बाय निर्मल साद यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग परसेंटेज चैप्टर पढ़ रहे हैं और परसेंटेज में मैंने 76 के आसपास क्वेश्चन कवर कर दिए हैं और 10 क्वेश्चन बचे हैं, क्योंकि लगभग 86 के आसपास हम लोग क्वेश्चन कवर करेंगे और उसके बाद परसेंटेज ख़त्म हो जाएगा। तो जहाँ तक कि मुझे लगता है आज ये परसेंटेज की लास्ट वीडियो है, पर ऐसा नहीं है कि मैं परसेंटेज के और भी सवाल नहीं कराऊंगा। वो मैं सवाल कराता जाऊंगा, जैसे जैसे मुझे अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलते जाएंगे तो मैं उसको ऐड करता चला जाऊंगा, ठीक। लेकिन अभी के लिए हम लोग परसेंटेज को इतना ही पढ़ना है, ठीक। आज की जो वीडियो है परसेंटेज के लिए लास्ट वीडियो है। इसके बाद हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट करेंगे। तो 76 तक हम लोग क्वेश्चन कर चुके थे, आप हम लोग उससे आगे करेंगे, तो वीडियो को लास्ट जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो क्वेश्चन नंबर 76 तक हो गया था और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 77। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, इन दिनों हम लोग अब हम लोग लेटेस्ट क्वेश्चन करा रहे हैं। चलिए, कर एक निर्माण इकाई में ये नोट किया गया 77 क्वेश्चन। एक निर्माण इकाई में, ये मेंस में आया हुआ सवाल है। एक निर्माण इकाई में ये नोट किया गया कि कच्चे माल की कीमत में 25% की वृद्धि हुई और श्रम लागत कच्चे माल की लागत के 30% से बढ़कर कच्चे माल की लागत का 38% हो गया है। कच्चे माल की खपत का कितना प्रतिशत कम किया जाए ताकि लागत वृद्धि से पहले की लागत को समान रखा जा सके। देखो भाई, ये मेंस का सवाल है, ये आया हुआ सवाल है। देखो होता क्या है कि एक निर्माण इकाई में ये नोट किया गया कि कच्चे माल की कीमत में 25% की वृद्धि हुई है। मतलब कच्चे माल का मतलब क्या होता है? कच्चे माल का मतलब होता है रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल क्या है? तो रॉ मटेरियल की कीमत पहले इनिशियल कीमत की और फिर फाइनल कीमत होगी। तो कह रहा है कि कच्चे माल की कीमत में 25% की वृद्धि हुई। 25% मतलब क्या होता है? 25% का मतलब होता है 1/4। वृद्धि हो गई मतलब प्लस। तो भाई पहले ये 4 था और ये फिर क्या हो गया? 5 हो गया, ठीक। ये रेशियो होता है। अब रेशियो को कुछ भी मान सकते हो, तो इसको 4 न मानकर 400 मान लो और इसको 5 न मानकर 500 मान लो, क्योंकि आगे सुविधा के लिए अच्छा होगा, ठीक। ये रेशियो होता है, रेशियो को कुछ भी मान सकते हैं। इसको 100 मान सकते थे, इसको 125 मान सकते थे, लेकिन आगे कैलकुलेशन में डिस्टर्बेंस ना हो इसलिए हमने ऐसा किया। तो कह रहा है कच्चे माल की कीमत में 25% वृद्धि होगी। तो 25% मतलब क्या होता है? 1/4। वृद्धि का मतलब होता है प्लस। मतलब पहले रॉ मटेरियल 4 था, 400 था, फिर क्या हो गया? 500 हो गया, ठीक। और कह रहा है श्रम लागत कच्चे माल की लागत का 30% से बढ़कर 38% हो गया। मतलब श्रम लागत का मतलब होता है लेबर कॉस्ट। मतलब लेबर जो काम करते हैं उसका कॉस्ट पहले क्या था? 30% था। रॉ मटेरियल का पहले 30% था, तो इसका 30% निकालोगे। रॉ मटेरियल का 30% पहले था, तो इसका जब 30% निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 120 आ जाएगा। तो पहले लेबर कॉस्ट कितना था? 120 था, क्योंकि पहले 30% था। अब फिर 30% से बढ़कर कितना हो गया? 38% हो गया। तो भाई इसका 38% जब निकालोगे, 500 का 38% जब निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 190 आ जाएगा। तो फिर 190 हो गया, ठीक। अब देखो हुआ क्या है। रॉ मटेरियल जानते हो क्या होता है? मतलब कोई चीज़ कितने में आपने वो चीज़, मतलब जैसे आपको पेन बनाना है तो पेन में क्या क्या चीज़ लगी है उसको रॉ मटेरियल कहते हैं, और पेन को बनाने में जो मजदूर लगे होते हैं उसको लेबर कॉस्ट कहते हैं। तो पहले रॉ मटेरियल क्या था? 400 था। कोई फैक्ट्री है उसमें 400 था रॉ मटेरियल, और उसको बनाने में 120 रुपये लगे। तो पहले कितना रुपये लगा? 520 रुपये लगा। जब जोड़ दोगे तो 520 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पे हो गया 690 रुपये। तो ये जो आया है, ये आया है प्राइस। ये क्या आ गया है? प्राइस। किसी भी चीज़ को बनाने में 520 रुपये पहले लगते थे, अब कितने लग रहे हैं? 690 रुपये लग रहे हैं। 690 रुपये लग रहे हैं, ठीक। तो अगर वो पूछता कि प्राइस में क्या हुआ है तो आप यहीं से आंसर निकाल देते, लेकिन वो पूछ क्या रहा है? देखो पूछ क्या रहा है। कह रहा है कच्चे माल की खपत का कितना प्रतिशत कम किया जाए ताकि लागत वृद्धि से पहले की लागत को समान रखा जाए। मतलब आपको खपत को कितना प्रतिशत खपत निकालना है आपको, ठीक। प्राइस दिया है, खपत निकालना है। ये कंसेप्ट मैं बता चुका हूँ, है ना। एक फॉर्मूला होता था, मैंने बताया था कि कीमत इंटू क्या होता है? कीमत इंटू खपत बराबर क्या होता है? कीमत इंटू खपत बराबर क्या होता है? खर्चा। जब खर्चा क्या होता है? कांस्टेंट होता है। जब खर्चा क्या होता है? कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट मतलब वो चेंज नहीं होता है। तो मान लो कीमत का रेशियो क्या है? मान लो कीमत का रेशियो A/B है, तो खपत का रेशियो क्या हो जाएगा? खपत का रेशियो उल्टा हो जाएगा, B/A हो जाएगा, ठीक। ये फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, टाइप मैंने बताया था कि जब कीमत का खपत में मल्टीप्लाई कर दो क्या आ जाता है? खर्चा आ जाता है। प्राइस का कंजम्पशन में मल्टीप्लाई कर दो क्या आ जाता है? एक्सपेंडिचर आ जाता है। जब खर्चा कांस्टेंट होता है, तो कीमत का जो रेशियो होता है उसका उल्टा किसका रेशियो होता है? ये खपत का रेशियो होता है। तो ये जो है ये प्राइस का रेशियो है, कीमत का रेशियो, और हमें खपत निकालना है। क्या निकालना है? खपत। तो खपत का रेशियो क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। 690 से 520 हो जाएगा। तो भाई कितना कम हुआ? ये पूछ रहा है। कह रहा है कच्चे माल की लागत का कितना प्रतिशत कम किया जाए। तो कितना कम हुआ? 170 कम हुआ। किस पे हुआ? 690 पे हुआ, इंटू 100। तो 0 0 गया,
अगर इसको 17, अगर ये 69 के 68 होता तो 4 पर काट देता, 25% के आसपास इसका आंसर आ जाएगा। 25% का मतलब होता है 24.6%, 24.6%। तो 24.6% इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ पे देखो ये सब लेटेस्ट सवाल है, ये सब क्या है? लेटेस्ट सवाल है, और ये मेंस का सवाल, ये मेंस में आया हुआ सवाल है। ठीक, उम्मीद करता है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए भाई आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 78 पे। क्वेश्चन नंबर 78 पे आते हैं। बढ़िया बढ़िया सवाल है भाई। अब लेवल तुम्हें दिख रहे होंगे अच्छे अच्छे, है ना? लेकिन ये सवाल लगाने भी जरूरी है भाई। अगर ये सवाल नहीं लगाओगे, क्योंकि लेटेस्ट सवाल है और लेटेस्ट सवाल को जरूर लगाया जाता है। किसी भी एग्जाम की तैयारी करो। 78 देखते हैं, ये भी लेटेस्ट सवाल है। जितने भी सवाल कराएंगे वो सब लेटेस्ट ही कराएंगे। ठीक, 78 कह रहा पेट्रोल की कीमत में 5% की वृद्धि हो गई। बढ़ोतरी से पहले कीमत 82 रुपये प्रति लीटर थी। एक आदमी हर महीने 3045 किलोमीटर की यात्रा करता है, उसकी कार 15 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज देती है। तो पेट्रोल की कीमत में वृद्धि के कारण आदमी की यात्रा पर मासिक व्यय में कितनी वृद्धि हुई है? मतलब एक आदमी जो है वो 3045 किलोमीटर, हर महीने 3045 किलोमीटर की यात्रा करता है, और उसकी जो कार, जिस कार से वो यात्रा करता है उसका माइलेज कितना है? तो 15 किलोमीटर, 1 लीटर में वो 15 किलोमीटर चल जाती है। माइलेज का मतलब क्या होता है कि वो 1 लीटर में कितना चली जाती है? तो 1 लीटर में वो 15 किलोमीटर चली जाती है। तो कह रहा है कि जो कीमत बढ़ गई ना, उसकी वजह से उसका खर्चा कितना बढ़ गया, आपको ये बताना है। तो भाई देखो ये सवाल बहुत आसान होते हैं, ये आपकी जनरल कंसेप्ट पे आधारित होते हैं, किसी टाइप वाइप पे नहीं आधारित होते हैं। पहले आप ये देख लीजिए कि उसको कितने लीटर की जरूरत होगी, है ना? पहले ये देख लीजिए उसको कितने लीटर की जरूरत होगी। तो लीटर निकाल लो, कितने लीटर की जरूरत होगी, है ना? तो लीटर कैसे निकालते हैं? तो भाई देखो कितने किलोमीटर चले, तो कह रहा है 3045 किलोमीटर वो चलता है, और उसका माइलेज कितना देती है? तो 15 किलोमीटर देती है। तो जब इसको काटोगे तो 15 दूनी 30, फिर जाएगा नहीं 0, और फिर 3 बार जाएगा। इतने लीटर उसको, इतने लीटर एक महीने में वो इतने लीटर पेट्रोल का यूज करता है, इतने लीटर पेट्रोल का यूज करता है। ठीक, अब देखो अब कह रहा है कि वेतन बढ़, मतलब पेट्रोल की जो कीमत है वो बढ़ गई है। पेट्रोल की कीमत पहले कितनी थी? पेट्रोल की कीमत थी पहले 82 लीटर पर रुपये थी, लेकिन अब वो क्या हो गया? 82 रुपये पर लीटर थी। अब वो बढ़ गया है, कितने बढ़ गया? 5% से बढ़ गया। तो जितनी वजह से बढ़ जाएगा, जितनी वजह से बढ़ जाएगा उसका खर्चा भी उतने से बढ़ जाएगा। तो भाई पहले ये प्राइस पहले का था, लेकिन अब 5% बढ़ गया। तो 5% बढ़ गया मतलब 105/100। तो बस सॉल्व कर लो। यहाँ पे जब काटोगे पीटोगे, 5 से काटोगे तो 21 बार, 5 से काटोगे तो 20 बार, 2 से काटोगे तो 41 बार, और 2 से काटोगे तो ये 10 बार। मल्टीप्लाई कर लोगे, तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ जाएगा? तो ये हो जाएगा 832.3 आंसर। इतना खर्चा उसका बढ़ जाएगा, मतलब 832.3 रुपये उसका बढ़ जाएगा खर्चा। ठीक है, ये मल्टीप्लाई आप लोग कर लेना, ये कैलकुलेशन वाला पार्ट आपका है, आप इसको कर लेना। तो समझ में आया मैंने क्या कहा? ये जनरल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन रेलवे में बहुत बनते हैं। ये जनरल क्वेश्चन है कि मतलब पेट्रोल की कीमत बढ़ जाने से उसका खर्चा कितना बढ़ गया। तो भाई पहले 1 लीटर पे निकाल लो, 1 लीटर पे कितना बढ़ गया है ना? 1 लीटर पे निकालना है तो पहले 82 रुपये था, और 5% से बढ़ गया तो 1 लीटर का आ गया। और कितने लीटर वो यूज करता है? तो 203 लीटर यूज करता है। तो मल्टीप्लाई कर दिया तो 832.3 रुपये उसका खर्चा बढ़ गया। 832.3 रुपये उसका खर्चा बढ़ गया। आए समझ? आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 है, क्वेश्चन नंबर 79। ठीक, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, चाहे आप रेलवे की तैयारी करो, चाहे एसएससी की तैयारी करो, चाहे वनडे एग्जाम किसी भी तैयारी करो, इससे ज़्यादा मैथ्स आपको पढ़ना नहीं है। ठीक, और बाकी में अच्छे अच्छे क्वेश्चन जैसे जैसे मिलते जाएंगे मैं हर चैप्टर में ऐड करता चला जाऊँगा। ठीक, चलिए भाई आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79, और ये बढ़िया सवाल है। कह रहा है एक फल विक्रेता एक ग्राहक को अपने पास मौजूद कुल संतरों में से 45% और एक संतरा बेचता है। फिर वो शेष संतरों का 20% और 2 और संतरे इस दूसरे ग्राहक को बेचता है। फिर वो अब बचे हुए संतरे का 90% तीसरे ग्राहक को बेचता है, और उसके पास अभी भी 5 संतरे हैं। तो फल विक्रेता के पास प्रारंभ में कितने संतरे थे? तो जब भी ऐसा सवाल आ जाए ना, यहाँ पे 3 स्टेप प्रोसेस हुआ है ना। पहला प्रोसेस क्या हुआ है कि 45% और एक संतरा दिया। दूसरा प्रोसेस क्या है, जो शेष बचे तो उसका 20% और 2 संतरे दे दिए। तीसरा प्रोसेस क्या है, जो शेष बचे तो उसका 90% और 5 संतरे दे दिए। तो यहाँ पे 3 प्रोसेस का यूज किया है। तो जब भी ऐसा सवाल है ना, आपको तीसरे प्रोसेस से स्टार्ट करना है। कहाँ से स्टार्ट करना है? तीसरे प्रोसेस से। तो थर्ड प्रोसेस से स्टार्ट करना है, थर्ड वाले प्रोसेस से स्टार्ट करना है। देखो उसने जो बचा हुआ उसके पास संतरा था ना, उसका 90% तीसरे ग्राहक को दे दिया, 90% तीसरे ग्राहक को दे दिया, और 90% तीसरे ग्राहक को देने के बाद उसके पास 5 संतरे अभी भी बचे। तो खुद बताओ 90% दे दिया तो परसेंटेज में देखो, 90% दे दिया, कितना बचा होगा? 10%। 10% परसेंटेज में बचा है, जबकि सवाल में कितना दिया है? 5। तो 100% क्या हो जाएगा? 100% हो जाएगा
50। तो मतलब ये जो थर्ड प्रोसेस आया है, इसमें 100% की वैल्यू क्या है 50 है। मतलब 50 जो था वो शेष था, ये शेष की वैल्यू आ गई। अब आते हैं सेकंड प्रोसेस में, पीछे से बिल्कुल आएंगे, इसी सवाल को पीछे से करते हैं। अब देखो सेकंड प्रोसेस में जब आएंगे, मतलब दूसरे ग्राहक को उसने दूसरे ग्राहक को क्या दिया, 20% दिया और 2 संतरे दे दिए। दूसरे ग्राहक को शेष जो बचा था उसका 20% और 2 संतरे दे दिए। तो खुद बताओ जो संतरे हैं ना वो इसमें जुड़ जाएंगे, तो 50 में 2 जोड़ दो 52 हो जाएगा। और 20% संतरे दे दिए, तो 20% संतरे दे दिए तो कितने बचे होंगे 80%। समझना भाई, शेष संतरों का 20% और 2 संतरे दूसरे ग्राहक को बेचता है, मतलब 20% दे दिए तो कितने बचे होंगे 80%। ये परसेंटेज में कितना बचा है 80%। और संतरे को जोड़ देते हैं ना, जो आखिरी वाला जो थर्ड प्रोसेस से जो 100% वाला संतरा निकला उसमें जो शेष वाला यहाँ पे आया, जैसे 2 संतरे 20% और 2 संतरे जो आए इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा। 80% की वैल्यू क्या जाएगी 52 जाएगी। भाई 20 दे दिए कितने बचे 80%, और 80% की वैल्यू क्या जाएगी 52 जाएगी। 4 से काटो, 4 से काटोगे तो आ जाएगा 40%, और 4 से काटोगे आ जाएगा 13, फिर 4 से काटोगे ना तो यह 20 आ जाएगा ना, और 5 से गुणा कर दो तो 100% आ जाएगा, 5 से गुणा कर दोगे तो 65 आ जाएगा। यह पूरा प्रोसेस हो गया सेकेंड वाला। अब आते हैं फर्स्ट प्रोसेस में। फर्स्ट प्रोसेस में देखो क्या किया उसने, 45% संतरे 45% और 1 संतरा बेच दिया। तो जो नंबर वाला होता है ना, जो परसेंटेज वाला होता है 45% दे दिया, तो 45% दे दिया तो कितना बचा होगा 55%। तो ये फर्स्ट प्रोसेस है, फर्स्ट 55%, तो 55%। और जो संतरे होते हैं नंबर, संतरा का जो नंबर होता है उसको जोड़ देते हैं, तो 65 में 1 जोड़ दो कितना हो जाएगा 66। ठीक, तो 11 से काटोगे तो 5 बार, 11 से काटोगे तो 6 बार, 100% बनाने के लिए 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 120 संतरे इसका राइट आंसर आ जाएगा। मतलब प्रारंभ में उसके पास कितने संतरे थे 120 संतरे। आया समझ में, ये समझ में आया कि नहीं आया। ठीक, तो बहुत ही आसान सवाल होता है। ऐसा सवाल कभी भी आए पहले आप पीछे से स्टार्ट करिए, है ना, पीछे से स्टार्ट करिए। पीछे क्या दिया था, कह रहा 90% शेष जो संतरे उसके पास बचे थे उसका 90% तीसरे ग्राहक को बेच दिया, उसके पास 5 संतरे अभी बचे थे, तो 90 दे दिए, कितने बचे 10%, तो 10% की वैल्यू 5 है, 100% वैल्यू 50 हो जाएगी। जब सेकेंड प्रोसेस में आएंगे तो कह रहा है शेष संतरे जो बचे थे उसका 20% ना, और 2 संतरे दूसरे ग्राहक को दे दिए, 20% और 2 संतरे दूसरे ग्राहक को दे दिया, तो 20% दे दिया तो परसेंट में 20 दे दिया, कितना बचा 80%। और संतरे जोड़ देते तो 50 और 50 में 2 जोड़ दो 52, 80% की वैल्यू 52 है, 100% निकाला 65। जब फर्स्ट प्रोसेस में आएंगे तो उसने 45% एक संतरा दे दिया, तो 45 दे दिया परसेंट में, तो 55% बचे, और एक संतरे से जोड़ देते तो 66 हो जाता है। यहाँ से 100% निकालोगे तो 120 आ जाएगा। मतलब प्रारंभ में उसके पास 120 संतरे थे। आरज में भाई अच्छे लेवल के सवाल हैं, आपको समझाने में बहुत मेहनत लगती है, ऐसे सवाल को समझाने में। ठीक है, मेहनत बर्बाद नहीं करना भाई लोग, थोड़ा सा आप लोग भी दया बना के रखिएगा। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 80 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 सब 1 नंबर के सवाल हैं, सब 1 नंबर के गजब सवाल है ना। चलिए भाई, पर हम लोग ने एक दूसरे से वादा किया है कि हम लोग कोई भी सवाल अच्छे लेवल का सवाल हो या अच्छा टाइप हो उसको हम लोग छोड़ेंगे नहीं, सब करके जाएंगे ताकि आपको कहीं दूसरी जगह भटकना ना पड़े। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 80 बढ़िया सवाल है। कह रहे एक चुनाव में 3 उम्मीदवार ABC थे। इतना पढ़ने के बाद आप कोई भी प्रीवियस ईयर की बुक लगाइएगा, आपको देखना हर सवाल समझ में आएगा। फिर भी हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही 2-3 चैप्टर खत्म होंगे, 5-6 चैप्टर खत्म होंगे, हम लोग प्रीवियस ईयर की बुक या तो पिनक्कल स्टार्ट करेंगे या तो हम लोग आदित्य रंजन सर की बुक स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग कोई ना कोई एक बुक स्टार्ट कर देंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस भी होती जाए। यहाँ से कंसेप्ट चलता जाएगा, वहाँ से प्रैक्टिस भी चलती जाएगी। करेक्ट, चुनाव में 3 उम्मीदवार थे, ABC थे। 10% पात्र मतदाताओं ने मतदान नहीं किया। मतदान करने वालों में से 45% A को, 35% B को और शेष 20% C को मतदान किया। A को डाले गए मतों में से 30% और B को डाले गए मतों में से 20% मतों को बाद में अवैध माना गया, जबकि C को डाले गए सभी मत वैध थे। यदि A को B से 882 अधिक वैध मत प्राप्त हुए तो C को कितने वैध मत प्राप्त हुए। तो बहुत ही गजब का सवाल है। देखो यहाँ बात हो रही है वैध मतों की। किसकी बात हो रही है? वैध मत। यहाँ पे आपसे नहीं पूछा गया कि टोटल वोट्स बताइए, कुल वोट बताइए, कुल वोट नहीं पूछा गया। आपसे क्या पूछ रहा है? वैलिड वोट बताइए। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी तक हम लोग चुनाव के जितने भी सवाल देखते थे उसमें टोटल वोट मान लेते थे, टोटल वोट 100x मान लेते थे, है ना। लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, टोटल वोट की बात ही नहीं हो रही, तो हम लोग वैलिड वोट मान लेंगे या डाले गए वोट मान लेंगे, है ना। तो वैलिड वोट या डाले गए वोट, तो हम लोग क्या करेंगे कि वैलिड वोट, टोटल वैलिड वोट कितने मान लेंगे, हम लोग मान लेंगे सुविधा के लिए 200x मान लेंगे। अब कहोगे सर आपने 100x की जगह 200x क्यों माना? आगे आपको पता चलेगा कि हम लोग यहाँ पे 200x क्यों मांगे, क्यों? कैलकुलेशन ना फंसे, कैलकुलेशन फंस जाएगी ना आगे, इसलिए 100x मानोगे तो आगे थोड़ा सा कैलकुलेशन आ जाएगी, इसलिए आप 200x मान लीजिए। अब कैसे पता चलेगा? सवाल लगाते लगाते भाई आपको पता चल जाएगा, ठीक।
कह रहा है कि मतदान करने वालों में से, मतलब यही वैलिड वोट है और यही वोट डाले गए हैं, ठीक। कह रहा मतदान करने वालों में से 45, ये वैलिड, इसको मानो या ना मानो, इसको टोटल, ये मतदान करने वाले डाले गए वोट मान लो, डाले गए वोट, इसको मानो डाले गए वोट मान लो, ठीक। कह रहा मतदान करने वालों में से 45% ए को, अब ये जो 200 वोट है, जो डाले गए वोट है, ये 3 लोगों को मिलेंगे, एक ए को मिलेगा, एक बी को मिलेगा और एक सी को मिलेगा। तो कह रहा है जो डाले गए वोट है उसमें से 45% ए को मिलता है। तो इसका अगर मैं 45% निकालूँ, 200x का अगर मैं 45% निकालूँ तो कितना आ जाएगा, 90x आ जाएगा। इसका मतलब ए को कितना मिला है, 90x मिला। और 35% बी को, जिसका 35% जब निकालोगे 200x का जब 35% निकालोगे तो 35/100 कितना आ जाएगा, 70x। तो बी को यहाँ 70x मिला। अब क्या कह रहा है, सी को शेष 20% सी को मिला है। तो यहाँ पे 20% जब देखो, यहाँ पे 90 और 70 160 हो गए, 200 में से 160 नहीं मिल गए, तो कितना बचा, 40x, ये सी को मिला। अब आगे देखते हैं। कह रहा ए को डाले गए मतों में से 30% और बी को डाले गए मतों में से 20% मतों को बाद में इनवैलिड कह दिया गया। मतलब ए को 90x वोट मिले थे, मतलब 90x वोट मिले थे, डाले गए थे। ए के पक्ष में कितने वोट डाले गए थे, 90x। बी के पक्ष में कितने डाले गए, 70x। और सी के पक्ष में कितने डाले गए, 40x डाले गए। बाद में जब काउंटिंग हो रही थी तब पता चला कि ए को जितने वोट डाले गए उसका 30%, तो इसका 30% क्या होगा, 90x का 30% क्या होगा, 10 तो 27x। तो कह रहा 27x बाद में पता चला कि इनवैलिड हो गए। तो इसमें 27 जब घटा दोगे, 27x जब घटा दोगे तो आ जाएगा 63x। ये वैलिड वोट है, ये वैलिड वोट है, ठीक। अब कह रहा है कि ए को डाले गए मतों में से 30% और बी को डाले गए मतों में से 20%, तो इसका 20% जब निकालोगे तो आ जाएगा 14x। तो 14x जब घटा दोगे आ जाएगा 56x। तो इसको वैलिड वोट कितने मिले, 63x मिले, और बी को कितने मिले, 56x मिले। आगे देखो और क्या कह रहा है, जबकि सी को डाले गए सभी मत वैध है, मतलब इसको जितने वोट डाले गए थे सब वैध है, ठीक। यहाँ पे ये वैलिड वोट आ गए, है ना। तो कह रहा है ए को बी से 882 अधिक वैध मत प्राप्त हुए। अब देखो ए को कितने मिले, 63, और बी को कितने मिले, 56। तो देखो यहाँ पे कितना ज़्यादा मिला, 7x ज़्यादा मिला, ए को बी से 7x ज़्यादा मिला। और यही सवाल में दिया है 882। तो यहाँ जब x की वैल्यू निकालोगे तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तियां 26, 7 छक्के 42। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 126 आ गई। तो कह रहा है सी को कितने वैध मत प्राप्त हुए, तो सी को कितने मिले, x की वैल्यू कितनी है, 126 है, तो सी को कितने मिले, 40x। तो 40 × 126 तो कितना हो जाएगा, है ना, 252 तो 504, 504 इतना आंसर आ जाएगा। तो समझ में आया भाई, समझ में आया। बहुत ही अच्छा सवाल था, इजी सवाल था। अब यहाँ पे आपको पता चल गया होगा कि हमने 200x क्यों माना। अगर हम 100x मानते ना तो ये आता 63/2 और ये आता 56/2। मतलब ये वैल्यू जो होती ये बटे में आ जाती, जो कि आगे प्रॉब्लम होती है, आपको थोड़ा कैलकुलेशन बड़ा हो जाता है। तो धीमे धीमे आपको पता चलेगा कि हम लोग कभी 100x मान रहे हैं, कभी 200x मान रहे हैं। ये आपको जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते जाओगे ना, आपको बाद में पता चलता चला जाएगा। तो इतना समझ में आया कि नहीं आया, आप ये बताइए, आया ना। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 हो गया, 81 पे आते हैं। सब भाई एक नंबर के सवाल है ना, सब एक नंबर के सवाल है। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 81, ये भी लेटेस्ट सवाल है। 81 कह रहा 2 उम्मीदवार के बीच में एक चुनाव में पराजित उम्मीदवार, मतलब पराजित मतलब होता है जो हार गया, ने पड़े हुए वैध मतों का 42% हासिल किया और वो 7,68,000 मतों से चुनाव हार गया। यदि 82,560 मतों को अमान्य घोषित कर दिया गया हो, अमान्य मतलब होता है इनवैलिड घोषित कर दिया गया हो, और 20% लोगों ने अपना मत ही नहीं डाला गया हो, तो अमान्य मत लोगों द्वारा ना डाले गए मतों के कितने % थे। अमान्य मत जो था वो लोगों द्वारा नहीं डाले गए मतों के कितना % था। देखो भाई बढ़िया सवाल है। अब देखो यहाँ पे चुनाव वाले सवाल जो थे, मैंने उसमें बताया था कि 2 टाइप के सवाल आप कर सकते हो चुनाव में। एक कर सकते हो ट्री मेथड में, एक कर सकते हो ट्री मेथड में, और एक कर सकते हो सीरीज मेथड में। ट्री मेथड में क्या करना होता है, ट्री मेथड का यूज कब करते हैं, जब जीतने वाले को या हारने वाले को कुल मतों का कुछ % मिलता है। जीतने वाले को या हारने वाले को कुल मतों का % मिलता है। यहाँ पे तो कहीं तो दिया नहीं है कुल मतों का, यहाँ पे दिया है पराजित उम्मीदवार ने वैध मतों का 42% हासिल किया। तो वैध मतों का अगर जीतने वाले हारने वाले को मिल रहा है तो सीरीज कंसेप्ट होता है। यहाँ पे आपको सीरीज कंसेप्ट लगाएंगे, ठीक। तो आपको समझ में आ रहा होगा, जो मैंने टाइप में बताया था वहाँ पे एक एक चीज़ यहाँ पे यूज समझ में आ रही होगी। तो कह रहा है कि जब भी ऐसे सवाल आप टोटल वोट क्या मान लो, टोटल वोट मान लो x,
टोटल वोट x मान लो। अब कह रहा है 20% लोगों ने अपना मत, टोटल वोट कितने थे x के, कुल वोट कितने हैं x, ये कुल वोट हो गए, कुल वोट। अब कह रहा है 20% लोगों ने अपना मत ही नहीं दिया, तो 20% लोगों ने मत नहीं दिया तो 80% लोगों ने दिया होगा, तो टोटल का 80%, तो 80/100, तो 20 से काट दोगे तो 4 बार, 20 से काट दोगे तो 5 बार, काट पीट लो आप। अब उसके बाद ये कुल वोट थे, और ये वोट जो हैं ये डाले गए वोट है, ये डाले गए वोट है। अब आपको समझ में आ गया होगा हर चीज़, फिर भी मैं लिख रहा हूँ, ये टोटल वोट है और टोटल वोट में इतने वोट डाले गए। अब जितने वोट डाले जाते हैं उसमें कुछ वैलिड होते हैं, कुछ इनवैलिड होते हैं। तो यहाँ दिया गया 82,560 मतों को इनवैलिड घोषित कर दिया। तो इनवैलिड वाला अगर मैं हटा दूँ 82,560, तो ये जो वैल्यू आई है ये वैलिड वोट आ गई, ये पूरी वोट ये क्या हो गई, पूरी वैलिड वोट आ गई। भाई इनवैलिड वोट्स को हटा दोगे तो पूरी वैलिड वोट आ जाएगी, ठीक। अब उसके बाद क्या कह रहा है कि जो हारा है ना उसको वैध वोटों का 42% मिला है, तो इसको अगर 42% मिला है, इसको अगर 42% मिला है तो जीतने वालों को क्या मिलेगा 58%, और कितने से जीत गया होगा 16% से। तो ये अगर मैं इसका 16% निकाल दूंगा तो ये आ गया जीतने वाले वोटों की संख्या, जितने वोटों से जीत गया है उसकी संख्या आ गई। और यहाँ पे दिया 60,68,400, तो इतने वोटों से जीत गया 7,68,400। तो बस इसको सॉल्व कर लेते हैं, अब आंसर आ जाएगा, ठीक। तो देखो होता क्या है ना, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे तो हाँ, तो इतना समझ में आया, इतना आया नहीं आया, इतना मिटा देते हैं। तो यहाँ पे इतनी वैल्यू, ये चीज़ समझ में आई, ये चीज़ समझ में आई। तो x का 4/5 की वैल्यू कितनी है 4884,4884,060। फिर थोड़ा कैलकुलेटिव सवाल है, ठीक। अब बोल क्या रहा है, कह रहा है इनवैलिड वोट लोगों द्वारा नहीं डाले गए मतों के कितने परसेंट है। इनवैलिड वोटों की संख्या कितनी भाई, इनवैलिड वोटों की संख्या हम बता चुके हैं। इनवैलिड वोटों की संख्या कितनी है 82,560, और कह रहा है लोगों द्वारा जो मत नहीं डाले गए, तो लोगों द्वारा कितने मत नहीं डाले गए 20%, टोटल वोट का 20%। तो टोटल वोट क्या है x है, और उसका 20% क्या होता है 1/5। तो मतलब अगर मैं x का 1/5 निकाल दूँ तो ये आ जाएगा जितने वोट नहीं डाले गए, ठीक। तो अगर मुझे अब तो मुझे x का 4/5 पता है, मुझे 1/5 निकालना है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे 4 से डिवाइड कर दूंगा। तो 4 से डिवाइड करोगे तो 1221015 आ जाएगा। तो ये जो आ गया x का 1/5 आ गया, x का 1/5 जो कि आ गया 1,22,000 या 12,21,015 आ गया, जो कि वोट नहीं डाले गए। तो कह रहा है इनवैलिड वोट लोगों द्वारा नहीं डाले गए मतों के कितने परसेंट है, यहाँ पे आ जाएगा 12,21,015 इंटू 100। तो जब आप इसको भाग करोगे ना जब भाग करोगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 6.8% आ जाएगा, 6.8%। समझ में आएगी नहीं यार, ठीक। ये मैं आपको आगे करना सिखाऊंगा कि सर ये इतना कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो ये मैं जब मैं आपको कोई प्रैक्टिस कराऊंगा तो वहाँ पे बताऊंगा कि वहाँ पे ऑप्शन का बहुत बड़ा खेल होता है ना। इसको भाग देने ना लग जाना, वहाँ पे ऑप्शन का बहुत बड़ा खेल होता है। ऑप्शन देखा जाता है कि कौन ऑप्शन पास में, और अप्रोक्सीमेशन का यूज करा जाता है। जब मैं अप्रोक्सीमेशन से बताऊंगा ना आपको बहुत ही आसान हो जाएगा। इसको मैं 8 मान लूँगा, इसको 12 मान लूँगा, 2/3 आ जाएगा। 2/3 का मतलब क्या होता है 66 समथिंग आ जाएगा। तो 66 समथिंग जो ऑप्शन होगा वही आंसर हो जाएगा। मतलब 66 का मतलब होता है 6.66 समथिंग कोई आंसर हो जाएगा तो वही हो जाएगा। तो ये चीज़ मैं आगे बताऊँगा कैलकुलेशन वाला, इससे अब चिंता नहीं करनी है। समझ में आएगी नहीं आया, डरना नहीं है सवाल को। सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही थोड़ा सा कैलकुलेटिव था बस। चलिए भाई आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 ये भी लेटेस्ट सवाल है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 82, क्वेश्चन नंबर 82 है, ठीक है। ये बढ़िया सवाल है भाई। वर्ष 2020 से 2021 तक देश ए की जनसंख्या में P% की कमी हुई और देश बी की जनसंख्या में Q% की कमी हुई। और कह रहा है P का मान Q से ज़्यादा है। माना x दिए गए वर्ष में देश ए की जनसंख्या का देश बी की जनसंख्या से अनुपात है। तो कह रहा है 2020 से 2021 तक x में कितने प्रतिशत की कमी आई है। देखो भाई बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही ईजी सवाल है ना। और आपको लग रहा होगा बहुत ही कठिन सवाल है, पर है कुछ नहीं। देखो है क्या, यहाँ पे 2020 की बात हो रही है और यहाँ पे 2021 की बात हो रही है। मान लो कि 2020 में दो देश हैं, एक कंट्री नंबर 1 है और ये कंट्री नंबर 2 है। तो मान लो 2020 में कंट्री नंबर 1 की जनसंख्या कितनी थी ए थी, और कंट्री नंबर 2 की जनसंख्या कितनी थी बी थी, और इनके रेशियो की बात हो रही है, तो ए रेशियो क्या हो जाएगा ए रेशियो बी। फिर कह रहा है कि 2021 में ए की जनसंख्या में P% की कमी हो गई। तो भैया इसको P% की कमी करने के लिए क्या करोगे 100 माइनस P से, है ना भाई। P% की कमी होगी तो 100 माइनस P/100 से क्या कर दो इंटू कर दोगे। और इसमें क्या हो गया है B में Q% की कमी हो गई, तो B में क्या करोगे भाई 100 माइनस Q/100 से क्या कर दोगे मल्टीप्लाई कर दोगे। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा।
ठीक। अब ये चीज़ रेशियो में होती है, देखो ये पहले का रेशियो है, ये अभी का रेशियो है ना, पहले का रेशियो अभी का रेशियो। अब देखो इन दो रेशियो को सॉल्व कर लेते हैं, तो जब सॉल्व करोगे तो 100 से 100 खत्म हो जाएगा, ठीक। बी से बी खत्म हो जाएगा, ए से ए खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ पे देखो हुआ क्या है, यहाँ बचा है 1, यहाँ बच गया है 100 माइनस पी अपॉन 100 माइनस क्यू। अब क्या करो, अब क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि जो रेशियो होता है वो परफेक्ट रेशियो होता है। परफेक्ट रेशियो होने के लिए हमें ये जो नीचे वाली वैल्यू उसको हटाना है, तो इसी से हम गुणा कर देंगे, इसका गुणा इसमें कर देंगे। जब इसमें करोगे तो क्या हो जाएगा 100 माइनस क्यू से इसमें भी गुणा कर दोगे और 100 माइनस क्यू से इधर भी गुणा कर दोगे, ये तो कट जाएगा। तो क्या बचा 100 माइनस क्यू रेशियो 100 माइनस पी, ठीक। अब आगे क्या कह रहा है, ठीक है, 2020 से 2021 तक एक्स में कितने प्रतिशत की कमी हुई है। तो देखो भाई पहले जनसंख्या इतनी थी, फिर जनसंख्या कितनी हो गई, इतनी हो गई, तो कितनी कमी हुई है। तो देखो ध्यान से देखना कमी कितनी हुई है, तो कमी कितनी हुई तो क्या करोगे भाई, कमी कितनी हुई तो मतलब ये वैल्यू बड़ी है, ये वैल्यू छोटी है, तो क्या करोगे 100 माइनस क्यू माइनस 100 प्लस पी। तो देखो 100 से 100 गया तो हो जाएगा पी माइनस क्यू, तो ये हो जाएगा इतनी की कमी हुई है पी माइनस क्यू, और ये वाली वैल्यू इससे तुलना हो रही है, तो 100 माइनस क्यू से क्या कर दो इंटू 100 कर दो, ये इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया भाई, कमी हो रही है, कमी होने का मतलब समझ रहे हो, ये वैल्यू बड़ी है, ये वैल्यू छोटी है, तभी हमने इसमें से ये घटाया है ना, इसमें से अगर वृद्धि हो रही हो तो ये वैल्यू बड़ी होती, ये वैल्यू छोटी होती, तो इसमें से इसको घटाते। तो आपको देखो कितना आसान तरीके से आपको समझ में आया होगा, है ना, जबकि ये सवाल बहुत ही अच्छे लेवल का सवाल है, अच्छे अच्छे लोगों को ये समझ में नहीं आता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 83, क्वेश्चन नंबर 83। हर एक सवाल आपको समझ में आएगा, अगर एक बार समझ में ना आए तो आप दोबारा देखिएगा, आपको पक्का समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 83, क्वेश्चन नंबर 83 है, ये सवाल तो बहुत बार आया है ना। अगर एक वस्तु के मूल्य में R% की वृद्धि की जाती है, बाद में इस नए मूल्य में R% की कमी कर दी जाती है, अब नवीनतम मूल्य 1 रुपये है, तो वस्तु का प्रारंभिक मूल्य कितना था। देखो भाई बहुत ही आसान सवाल था, मान लो वस्तु का प्रारंभिक मूल्य क्या था, x था, कह रहा पहले R% की वृद्धि की गई, तो इसको R% से बढ़ा दो, तो R 100 प्लस R अपॉन 100, फिर कह रहा है इसको R% से घटा दो, तो R% से घटाना है तो 100 में से घटा देंगे, 100 माइनस R अपॉन 100। अब दो बार करने के बाद बढ़ाने के बाद और एक बार घटाने के बाद इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 1 रुपया आ रही है। तो कह रहा प्रारंभिक मूल्य बताइए, तो ये वाला बताना है। तो x निकालने के लिए क्या करोगे, 100 आ जाएगा इंटू में, तो हो जाएगा 10,000, और ये a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, भाई याद कर लो a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर करेंगे और फिर माइनस करके इसका स्क्वायर कर देंगे, तो 100 का स्क्वायर क्या होगा 10,000, और r का स्क्वायर r स्क्वायर, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। कितना आसान सवाल था, है ना, कितना आसान सवाल था, आप लोग डर रहे होंगे ना। चलिए भाई आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 84 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 है, चलो भाई क्वेश्चन नंबर 84, ये बहुत बढ़िया सवाल है, ये राकेश यादव सर की जो क्लास नोट्स है वहाँ पे ये सवाल दिया गया था, बहुत पहले दिया गया था, अब ये मेंस का सवाल आया है ना। चला एक आदमी प्रत्येक माह 20 किलो चावल और 8 किलो गेहूं का उपभोग करता है, मतलब एक आदमी है जो हर महीने 20 किलो चावल खाता है और 8 किलो गेहूं का यूज करता है। चावल का मूल्य गेहूं के मूल्य का 20% है, जिसके परिणाम स्वरूप चावल और गेहूं को मिलाकर प्रति माह कुल 300 रुपये का खर्चा होता है। मतलब वो महीने में 300 रुपये खर्च करता है, इससे ज़्यादा खर्चा नहीं करता। और चावल की बात करें तो 20 किलो चावल यूज करता है, गेहूँ की बात करें तो 8 किलो गेहूँ यूज करता है। यदि गेहूं के मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी जाए और 300 रुपये के समान व्यय को बनाए रखने के लिए चावल के उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करने की आवश्यकता होगी। कह रहा उसको खर्चा 300 का ही करना है और गेहूं की कीमत बढ़ गई है, तो कह रहा अब कितने चावल खाएगा, कितने किलो चावल खाएगा। बहुत ही आसान सवाल है, ठीक है। चलिए भाई करते हैं। तो एक तरफ लिख लो चावल और एक तरफ लिख लो गेहूँ, एक तरफ चावल और एक तरफ गेहूँ। यहाँ बात हो रही क्वांटिटी की, पहले हम लोग क्वांटिटी की बात करेंगे, मतलब कितनी यूज करते हो, और फिर उसकी कीमत की बात करेंगे, कीमत मतलब रेट की बात करेंगे, ठीक। चलो भाई चावल वो 20 किलो यूज करता है, चावल वो 20 किलो यूज करता है और गेहूँ 8 किलो यूज करता है। आप देखो आगे क्या बोला है, कह रहा चावल का जो मूल्य है ना, प्राइस गेहूं के मूल्य का 20% है, गेहूं के मूल्य का 20%। तो अगर मैं इसको गेहूं के मूल्य का 20%, तो अगर मैं इसको 100 मान लूँ ये 20 हो जाएगा। अब ये रेशियो होता है, इसको काट दोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5 और यहाँ पे आ जाएगा 1। अब इसको x मान लिया करो, क्या मान लो x मान लो, क्योंकि ये रेट है ना, ये रेट हमें पता नहीं है क्योंकि ये परसेंटेज में दिए, तो ये फिक्स नहीं है, तो ये रेशियो में मान लिया हमने, ठीक। आगे देखते हैं। और कह रहा है वो 300 रुपये का खर्चा का यूज करता है। अब खुद बताओ उसका खर्चा कितना है, तो खर्चा कैसे निकालोगे, 300 रुपये का खर्चा है तो कैसे निकालोगे। देखो भाई
20 किलो चावल यूज करता है और 1 किलो चावल कितना है, x रुपये, तो इंटू करा दो भाई। 1 किलो चावल 20 रुपये का, 20 रुपये का चावल है ना। 1 किलो लेके आए तो कितना रुपये हो गया, 20 रुपये। 2 किलो लेके आए तो कितना हो गया, 40 रुपये। तो वही तो, अगर मैं x किलो लेके आए मतलब x रुपये रेट चावल है और 20 किलो लेके आए तो कितना हो जाएगा, 20x। ठीक, ऐसे इसका गुणा करा दोगे, जाएगा 40x। तो 20 और 40 60x, तो 60x की वैल्यू हो जाएगी 300, तो x की वैल्यू हो जाएगी 5। तो x की वैल्यू 5 आ गई, मतलब ये कितना था, ये हो गया 5 रुपये पर केजी, ये रेट आ गया। ये 5 का गुणा करोगे तो आ जाएगा 25 रुपये पर केजी, ये रेट आ गया। ठीक, अब क्या कह रहा है कि यदि गेहूं के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए। देखो भाई, ये गेहूं का पहले वाला प्राइस था। यदि कह रहा है यदि मैं इसको 20% से बढ़ा दूँ, तो इसको 20% से बढ़ा दूंगा, तो खुद बताओ भाई, अगर मैं 25 को 20% से बढ़ा दूंगा तो किससे गुणा करूँगा, 120/100 से। और ये इसको काट देगा कितनी बार, 4 बार। ये इसको काट देगा कितनी बार, 30 बार। मतलब अब गेहूं का प्राइस कितना है, 30 रुपये पर केजी है। और 300 रुपये अभी भी उसको 300 रुपये ही खर्च करने हैं, अभी भी उसका खर्चा कितना है, 300 रुपये ही है। तो कह रहा है अब कितने चावल यूज करेगा, तो भाई खुद बताइए, 300 रुपये अभी भी खर्च करें। देखो अब रेट कितना है, अब रेट कितना है गेहूँ का, 30 रुपये, 1 किलो 30 रुपये का, तो 8 किलो खरीदोगे कितना हो जाएगा, 240 रुपये का। तो भाई खुद बताओ, 300 रुपये में 240 रुपये, तो भाई उसने तो गेहूँ खरीद लिए, तो बचा कितना, 60 रुपये। तो ये चावल के हैं, 60 रुपये जो बचे हैं वो चावल के हैं। और चावल का रेट कितना है, चावल का रेट है 5, तो 5 से जब भाग कर दोगे तो कितना चावल ले आएगा, 12 केजी। तो 12 केजी वो चावल लेके आएगा, कितना आएगा, 12 केजी चावल लेके आएगा। अब देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे पहले चावल कितना खाते, यहाँ पे खपत आ गई, क्वांटिटी आ गई, है ना। वही पूछ रहा है कि, यही पूछ रहा है कि चावल के उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करने की आवश्यकता है। तो पहले चावल कितना यूज करता था, 20 केजी, अब कितना यूज कर रहा है, 12 केजी। तो कितना कम यूज कर रहा है, तो कहोगे 8 केजी कम यूज कर रहा है। पहले कितना था, 20 × 100। जब काटोगे तो आ जाएगा 40%। तो कितना कम यूज करेगा, 40% कम यूज करेगा। तो इसका आंसर हो गया। आया सवाल समझ में। ये राकेश सर की जो क्लास नोट्स है वहाँ से ये सवाल उठाया गया है, मेंस में पूछा गया है। ठीक, तो भाई मैं हर एक चीज़ कवर कर रहा हूँ, समझ आ रहा है, हर एक चीज़ कवर कर रहा हूँ। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है आपको ढूंढने की जरूरत नहीं होगी। और अगर मुझे कोई नया क्वेश्चन मिलेगा भी ना तो मैं उसको भी करवा दूंगा। ठीक है, आप चिंता मत करिए। चलिए भाई, क्वेश्चन 84 हो गया, बहुत बढ़िया सवाल था, दोबारा फिर से देखिए अगर नहीं समझ में आया। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 85 क्वेश्चन नंबर 85 है। कह रहा 2 उम्मीदवारों के बीच में, बहुत ही गजब का सवाल है, बहुत कैलकुलेटिव सवाल है ये। कह रहा 2 उम्मीदवारों के बीच में एक चुनाव में y% मतदाताओं ने मत नहीं डाला, मतलब y% लोगों ने वोट नहीं डाले। डाले गए मतों में से 10% इनवैलिड घोषित कर दिए गए। अब वोट जितने डाले गए तो उसमें 10% बेकार चले गए, जबकि सभी वैध मत दोनों उम्मीदवारों में से किसी एक पक्ष में पड़े। अब जितने भी वैलिड वोट होते हैं उसमें ही हार जीत होती है। ठीक है, जिस उम्मीदवार को कुल वैध मतों में से, अब देखो कुल आ गया है ना, कुल वैध मत आ गया, कुल नहीं आया, वैध मत आ गया, जीतने वाले को वैध मत आ गया, मतलब सीरीज कंसेप्ट यूज करेंगे। तो कह रहा है जिस उम्मीदवार को कुल वैध मतों में से 59.37% मत मिले उसे 2484 मतों से निर्वाचित घोषित कर दिया, मतलब वो 2484 वोटों से जीत गया। यदि इस चुनाव में मतदान करने के पात्र लोगों की संख्या 16,000 थी, मतलब 16,000 लोगों ने वोट डाला है, तो कह रहा है वाई कमान गया थी। तो बहुत ही गजब का सवाल है, बहुत ही कैलकुलेटिव सवाल है। ठीक है, फिर भी आपको ठीक है डरना नहीं है, इसको करता है। देखो इसमें सबसे अच्छी बात क्या है पता है, इसमें लोगों टोटल वोट दे दिया गया है, तो टोटल वोट कितना है, 16,000। अब देखिए ध्यान से, कह रहा है y% वोट नहीं डाले गए। अब टोटल वोट कितने हैं, इसमें y% नहीं डाले गए, तो y% नहीं डाले गए तो कितने डालोगे, 100 - y%, तो 100 - y, परसेंट हटेगा नीचे का जाएगा, 100 आ जाएगा। अब ये टोटल वोट थे, इतने वोट डाले गए। अब जितने वोट डाले उसमें से 10% वोट बेकार चलेंगे, तो 10% बेकार चलेगा तो 90% सही होंगे, तो ये 90% सही है। तो 0 0 हटा भी सकते हैं। ठीक है, यहाँ से 1 0 1 0 1 0 1 0 हटा सकते हैं। ठीक, आगे देखते हैं, ये सब बाद में किया। कह रहा जिस उम्मीदवार को कुल वैध मतों से, मतलब जो जीता है ना, उसको वोट मिले 59.37%। अब देखो कैसी फ्रैक्शन दी गई, ये जीत गया, मतलब जो जीता है ना उसको वैध वोटों का कितना मिला, 59.37% मिला। तो जो हारा होगा उसको कितना मिला होगा, तो 100 में से जब घटाओगे ना तो आ जाएगा 40.625%, 40.625। तो जीतने वालों को कितना मिला है, तो हारने वालों को कितना मिलेगा, क्योंकि टोटल 100 होता है, तो 100 से खेला जाता है। तो कितने से जीत गया, तो इसका अंतर ले लो, कितने जीत गया, तो कहोगे 18 पॉइंट, है ना, कितने जीत गया, तो इसमें से घटा दोगे 18.375, 18.375 सही है कि नहीं, 18.375। ठीक, 5 से 5 गया, ठीक है, गलत कर दिया क्या।
चलो भाई देख लेते हैं, यहाँ पे घटा देते हैं। तो यहाँ पे था 59.375 और यहाँ जाएगा 40.625। तो 5 से 5 किया 0, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 7। हाँ, तो आ जाएगा 18.75%। तो इतने वोटों से वो जीत गया। तो अगर मैं, ये टोटल वोट था, ये डाले गए वोट है और ये वैलिड वोट है, और वैलिड वोट का अगर मैं इतना परसेंट निकाल देता हूँ, इतना परसेंट निकाल देता हूँ, तो ये जीतने वाले वोटों की संख्या आ जाएगी। अब इसको देखो, ये परसेंट जो है ना, ये परसेंट आपको देखो कैसा लग रहा हो, थोड़ा सा अजीब लग रहा है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 18.75%, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 18.75, तो पॉइंट हटेगा, नीचे क्या जाएगा 100, तो ये काटोगे आ जाएगा 3 और ये काटोगे आ गया 4 और इतने परसेंट आ जाएगा। तो 18 चौके 72 और 3 75, तो 75/4 परसेंट हटेगा, नीचे 0 आ जाएगी। 25 से काटोगे 3 बार, 25 से काटोगे आ जाएगा 16, तो 3/16। और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी कितनी हो जाएगी 2484। 2484, तो ये जीतने वाले वोटों की संख्या आ जाएगी 2484। ठीक है, चलो भाई आगे देखते हैं। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, बच्चा कुछ नहीं है। तो 16 से तो देखो यहाँ पे 1 0 से 1 0 हो गया, 16 से पूरा चला गया, ये हो जाएगा 9 से काटोगे तो 9 दूनी 18, 9 सत्ते 63 और 9 छक्के 54 और 3 से काटोगे तो आ जाएगा 92। तो यहाँ पे आ जाएगा 100 माइनस वाई की वैल्यू आ जाएगी 92। अब वाई की जगह मैं क्या लिख दूँ कि 92 बन जाए, तो आपको दिख रहा होगा 8 लिख दो। तो वाई की जगह 8 लिख दोगे तो 92 आ जाएगा, मतलब वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8%। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो देख लो कितना गजब का सवाल है। ये सवाल अगर आप प्रैक्टिस करके नहीं जाओगे तो मैं गारंटी दे रहा हूँ एग्ज़ाम में अगर आ गए ना तो आप छोड़ के ही आओगे ये सवाल। तो ऐसे सवाल को भी करके जाना है, ठीक है। चलिए भाई लास्ट सवाल देखते हैं। लास्ट तो नहीं कहेंगे लेकिन अभी के लिए लास्ट है, क्यों? क्योंकि आगे जब सवाल मिलेगा तब मैं इसकी सीरीज को और भी आगे बढ़ाता जाऊँगा, लेकिन अभी के लिए इतना ही सवाल आपको पढ़ के जाने। चलिए भाई, तो 86 से देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 86। ये भी बहुत गजब का सवाल है, बहुत ही बढ़िया सवाल है। गत वर्ष गीता का मासिक वेतन 12,000 रुपये था और सीता का मासिक वेतन 10,000 रुपये था। इस वर्ष, मतलब गत वर्ष का मतलब था पिछले साल, गीता का जो मासिक वेतन था वो 12,000 रुपये था और सीता का मासिक वेतन जो था 10,000 था। इस वर्ष गीता का मासिक वेतन 14,400 हो गया, जबकि गीता का मासिक वेतन जो हो गया वो 12,500 हो गया। यदि इस वर्ष सीता का मासिक वेतन से पिछले वर्ष के मासिक वेतन की तुलना में प्रतिशत वृद्धि को x% से निरूपित किया जाए और इस वर्ष गीता के मासिक वेतन में पिछले वर्ष के मासिक वेतन की तुलना में प्रतिशत वृद्धि y% निरूपित किया जाए, तो x - y/y × 100% का मान क्या होगा। तो देखो सवाल बहुत ही ईजी सवाल है, बस सवाल को क्या कर दिया गया, घुमा दिया गया है। तो आपको घूमना नहीं है। दो लोग की बात हो रही है, एक बात हो रही है गीता की और एक बात हो रही है सीता की। एक गीता की बात हो रही है, सीता की बात हो रही है। ये पिछले साल की बात हो रही है, लास्ट ईयर, और ये प्रेजेंट ईयर। इस वर्ष का मतलब था प्रेजेंट ईयर, लास्ट ईयर। कह रहा है गीता का मासिक वेतन, पिछले साल गीता का मासिक वेतन 12,000 था, तो 12,000 लिखते, ठीक। और सीता का मासिक वेतन 10,000 था, ठीक। आगे देखो, कह रहा है इस वर्ष गीता का मासिक वेतन 14,400 हो गया, 14,400 हो गया, और सीता का मासिक वेतन 12,500 हो गया। आगे देखते हैं। तो कह रहे हैं यदि गीता का मासिक, यदि इस वर्ष सीता का मासिक वेतन, तो पहले सीता का मासिक वेतन पिछले वर्ष से मासिक वेतन तुलना में प्रतिशत वृद्धि x%। तो अगर इसमें देखा जाए जितनी भी प्रतिशत वृद्धि हुई है उसको अगर हम लोग x% से निरूपित करें और इसको हम लोग y% से निरूपित करें, तो कह रहा है x - y × 100 क्या होगा। तो सॉल्व कर लेते हैं। तो बहुत आसान सवाल, देखो बहुत कुछ नहीं करना, सवाल कंफ्यूज कर रहा है। पहले उसका 12,000 वेतन था, अब कितना हो गया 14,400 हो गया। तो अगर मैं बात करूँ कितना बढ़ गया, तो कहोगे 2400 बढ़ गया। तो 2400 बढ़ गया कितने में से, 12,000 में से, × 100। 2 0 2 0 गए, 1 0 1 0 गए, तो इसको जब काटोगे तो जाएगा 20%। मतलब y की वैल्यू कितनी आ गई, 20% आ गई। इसको देखो ये कितना बढ़ गया 2500 से, तो 2500 से बढ़ गया 10,000, नीचे लिख दो × 100। 2 0 2 0 गए, 2 0 2 0 गए, तो ये आ जाएगा 25%। तो ये x की वैल्यू 25% आ गई। तो y 20% आ गया, x 25% आ गया, यहाँ रख दो। x की वैल्यू 25 है, y की वैल्यू 20 है और y की वैल्यू 20 है × 100।